ये कहानी जमशेदपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां हरि प्रसाद नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो स्वभाव से बहुत ईमानदार और कर्म से बहुत मेहनती था। हरि प्रसाद का एक बेटा था जिसका नाम विवेक था। विवेक भी अपने पिता की तरह बहुत मेहनती था। विवेक जब छोटा था तभी उसकी माँ का किसी बड़ी बीमारी के चलते देहांत हो गया था, जिसके पश्चात विवेक के पिताजी ने फैसला किया कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे और खुद ही विवेक को पालेंगे। दोनों पिता और पुत्र सेठ धनीराम के यहाँ काम करते थे। दोनों का काम सेठ के बगीचे में पानी डालने का और देखभाल करने का था। दिन भर मेहनत करने के बाद सेठ के घर से उन्हें केवल 2 किलो अनाज मिलता था। 2 किलो अनाज में हरि प्रसाद और विवेक का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। इसीलिए वो दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे या फिर आधा पेट अनाज खाकर अपना गुजारा करते थे। दोनों सेठ के घर से मिलने वाली अनाज से खुश नहीं थे, परंतु उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा से इस बारे में कह सके। इस सब की हरि प्रसाद को तो आदत पड़ चुकी थी, परंतु विवेक अभी हट्टा कट्टा था और उसकी शरीर के हिसाब से उसे बहुत कम खुराक मिल रही थी, जिससे वो बहुत नाराज था। इसी सिलसिले में एक दिन वो अपनी पिता से बात करता है। पिताजी, हमें सेठ जी के यहाँ काम करना छोड़ देना चाहिए और कुछ और काम करना चाहिए। विवेक के मुंह से यह बात सुनकर हरि प्रसाद तो चौंक जाता है। क्या कहा? सेठ के यहाँ का काम छोड़ दें? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं पिताजी, मैं सही कह रहा हूँ। हमें सेठ के यहाँ काम करना छोड़ देना चाहिए। आखिर इतनी मेहनत करके हमें मिलता क्या है? बस 2 किलो अनाज। इतने कम अनाज से ना तो हमारा पेट ठीक से भर पाता है और ना हमारा ठीक से गुजारा हो पाता है। और यदि हम सही से खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? इससे अच्छा अगर हम किसी दूसरी शहर में जाकर नौकरी करेंगे तो कम से कम इससे ज्यादा कमाएंगे और अभी जिस तरह रह रहे हैं उससे अच्छी हालत में रहेंगे। हरि प्रसाद भी विवेक की बात से सहमति रखता था, पर न वो राजा से बहुत डरता था, जिस कारण वो राजा की नौकरी नहीं छोड़ पाता था। बेटा, तू सही कहता है। भूखे रहने से मेरी तबीयत भी खराब रहती है। भूखे रहने के कारण कभी कभी तो मुझे दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर भाग गए और कहीं और जाकर काम करने लगे तो राजा हमें ढूंढकर बहुत दर्दनाक सजा देगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा के यहाँ काम करते रहे। चल, अब इन बातों को छोड़ और जल्दी जाकर जंगल से थोड़ी सूखी लकड़ियां लेकर आ जा। तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करता हूँ। पिता का डर देखकर और ऐसी बातें सुनकर विवेक भी डर जाता है और दूसरे शहर जाकर नौकरी करने का अपना ख्याल छोड़ देता है। हरि प्रसाद और विवेक की बीच की बात खत्म हुई और विवेक वहां से जंगल की ओर लकड़ियां लेने चला जाता है। विवेक के जाने की कुछ समय बाद उसके घर पर विमला चाची आ जाती है, जो उनके घर से थोड़ी दूरी पर रहती है। हरि प्रसाद भाई, क्या हो रहा है? सब कुशल मंगल है ना? से आना हुआ? मुझसे कोई काम था क्या? हाँ बोलिए ना, क्या जरूरी बात करनी है मुझसे? नहीं हरि प्रसाद भाई, कोई काम नहीं था, बस एक जरूरी बात करनी थी तुमसे, तो चली आई। हरि प्रसाद भाई, तुम्हारी पत्नी के गुजरने के बाद तुमने बहुत दुख देखे हैं। उसके जाने के बाद घर संभालना और साथ साथ काम करना, और अब भी वही कर रहे हो। अब तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, तुम उसके शादी क्यों नहीं करा देते? बहू आएगी तो घर संभाल देगी, तो कम से कम घर के कामों से तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। विमला बहन, पर विवेक की शादी हुए तो 1 साल बीत चुका है। क्या कहा तुमने? विवेक के साड़ी के 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुमने ये बात तो अब तक किसी को बताई ही नहीं है। ऐसी क्या वजह है जो तुमने इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी है? अपने माँ के यहाँ है। जरा मुझे भी तो बताना, आखिर बहू अपने माँ के यहाँ क्यों है? तुमने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मायके में छोड़ने के लिए की है? तुम विवेक से कहते क्यों नहीं हो कि वो अपने पत्नी को उसके मायके से लेकर आए? तुम आज ही विवेक को भेज दो बहू को अपने मायके से लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं बहन? तुम तो देख ही रही हो, हमें गरीबी चारों तरफ से घेरे हुई है।
हमारे घर में बहू को सोने के लिए एक चारपाई तक नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम बाजार से चारपाई खरीद कर लाए। और तो और नहीं, विवेक के पास ऐसे कपड़े हैं जिन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जा सके। हमारी हालत इतनी खराब है कि विवेक के पास उसके बस 2 जोड़ी कपड़े हैं और उसने से एक तो पूरी तरह से फटा है और फटे हुए कपड़े पहनकर ससुराल जाता विवेक, वो कैसे अच्छा लगेगा। अरे वाह हरि प्रसाद भाई, मैं तो तुम्हें बड़ा होशियार समझती थी, मगर तुम तो बहुत बड़े मूर्ख निकले। बस इतनी सी बात के लिए तुमने विवेक की पत्नी को उसके मायके छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा बखेड़ा होगा, मगर ये भी कोई बात हुई। चारपाई और कपड़ों की वजह से तुम घर की बहू को घर नहीं लेकर आ रहे हो। चलो मैं दूंगी तुम्हें चारपाई अपने घर की, जिस पर बहू सो बैठ सके, और आंख विवेक के लिए नए कपड़े भी खरीद कर लाऊंगी। नहीं विमला बहन, रहने दीजिए। आप क्यों खामखाम परेशान हो रही हैं? इसमें परेशानी किस बात की भाई? आखिर विवेक मेरी भी तो बच्ची जैसा है। मैं उसके लिए और उसके पत्नी के लिए कल सब कुछ ले आऊंगी। और अब मैं चलती ही भाई, आप भी अपना ख्याल रखो। फिर इतना कहकर विमला चाची अपने घर की ओर चल देती है। विमला चाची के जाने के बाद हरि प्रसाद सोचने लगता है। ठीक ही तो कह रही थी विमला बहन, मुझे अपनी बहू को अपने यहाँ बुला लेना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो हमें भी घर के कामों से राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा विवेक को, ताकि वो बहू को लेकर आ जाए। फिर कुछ समय बाद विमला चाची वापस आकर अपने घर से हरि प्रसाद के लिए चारपाई और विवेक के लिए नए कपड़े छोड़ जाती हैं, ताकि विवेक उसकी पत्नी को अपने घर लेकर आ सके। विमला चाची के जाने के कुछ देर बाद विवेक जंगल से लकड़ियां काटकर जब घर लौटा तब उसने घर में रखी चारपाई देखी और अचानक घर पर चारपाई देखकर वो अपने पिता हरि प्रसाद से पूछने लगा। पिताजी, मुझे जंगल गए बस कुछ ही समय हुआ था, उतने में आप ये चारपाई कहाँ से लेकर आ गए? बेटा, ये चारपाई मैं नहीं लेकर आया। ये तो थोड़ी दूरी पर रहने वाली विमला बहन ने हमें दिया है और उन्होंने तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाकर दिए हैं। लेकिन पिताजी, विमला चाची ने ये चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा, ये चारपाई हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी के लिए दिया है, और नए कपड़े तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपने ससुराल जा सको। बेटा, इन नए कपड़ों को पहनकर तुम कल अपने ससुराल चली जाना और अपनी पत्नी को लेकर आना। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं, ऐसे में हम किरण को क्या खिला पाएंगे? वो हमारे घर का ऐसा हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूं तेरी बात भी, पर हम बहू को जिंदगी भर ऐसे ही उसके मायके में भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। आखिर कभी ना कभी तो हमें उसको यहाँ लेकर आना ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू कल ही जाकर बहू को उसके मायके से लिया बेटा। हाँ पिता जी, जैसी आपकी मर्जी, मैं कल ही जाकर किरण को उसके मायके से ले आऊंगा। अगले दिन विवेक अपनी पत्नी किरण को लाने अपने ससुराल की ओर चल देता है। ससुराल में विवेक की बहुत खातिरदारी होती है। विवेक 1 हफ्ते तक अपनी ससुराल में ही रुक जाता है। देखते देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। उसके बाद विवेक अपनी पत्नी किरण को लेकर अपनी घर चल देता है। लेकिन रास्ते में विवेक सोचने लगता है, अभी तो हमारा घर बहुत ही गंदगी से भरा हुआ होगा। किरण देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं किरण को विमला चाची के घर छोड़ाता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। विवेक अपनी पत्नी को विमला चाची के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। परंतु जब हरि प्रसाद में विवेक को घर अकेले आती देखा तो उसने विवेक से पूछा, तू अकेले ही आ रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लेकर आया? पिताजी, मैं किरण को ले आया हूँ, परंतु अभी के लिए मैं उसे विमला चाची के घर छोड़ाया हूँ।
क्योंकि हमारा घर अभी बहुत गंदा है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। किरण ये सब देखेगी तो शायद उसे ये सब अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो किरण को चाची के यहाँ से ले आऊंगा। लो। हाँ है, तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लेकर आया? साफ सफाई तो होती रहेगी, पहले तू सेठ के पास चल। वे तुझे 4 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना कर देता हूँ। तुझे अपने ससुराल में हफ्ते भर नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं सेठ जी तुझे क्यों रोज ढूंढ रहे हैं। बगैर सफाई किए केवल अपने नए कपड़े बदलकर अपने पिता के साथ सेठ के घर की ओर चल पड़ता है। अब शाम होने को थी। इधर हरिप्रसाद और विवेक सेठ के घर से अपने घर लौटने को थे और उधर विमला चाची ने अपने घर पर किरण की खूब खातिरदारी की और फिर किरण से कहा, बेटी तुम बहुत समझदार हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूँ। चाची की बात सुनकर किरण को बड़ा आश्चर्य हुआ। किरण मन ही मन सोचने लगी कि क्या ये घर उसका नहीं है, तो चाची से हिचकिचाते हुए कहा, माँ जी, अगर ये घर विवेक का नहीं है तो फिर विवेक का घर कौन सा है? तू अभी नई नवीली दुल्हन है, घर में भला अकेली कैसे रहती? अब तू वो काम करके आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। विमला चाची किरण को उसके घर छोड़ाती है। किरण को विवेक का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगा हो। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने एक जोड़ 8 कपड़े रखे हुए थे और उनपे भी धूल की परत पड़ी हुई थी। घर की ऐसी हालत देखकर किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसी कौन सी पाप किए थे जो कि मुझे ऐसी सजा इस जन्म में मिल रही है। इस घर की हालत तो बहुत खराब है और इस घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किरण बहुत ही होशियार और समझदार थी। उसने सोचा कि ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है और मुझे कैसी भी करके इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। वो हिम्मत करके उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने पूरी घर को साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से सजा दिया। उसके बाद वो विमला चाची की दिए हुए चारपाई पर बैठकर विवेक के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, मगर विवेक और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। अब किरण बेचैन होने लगी थी। उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई चोर उचक्का उसकी घर में न घुस जाए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतनी में ही विवेक और उसके पिता हाथ में अनाज की बोरी लिए घर पर आ जाते हैं। घर में आकर उन्होंने देखा कि उनकी घर का तो नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वो हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। विवेक ने 2 किलो अनाज जो उन्हीं सेठ के यहाँ से मिला था अपनी पत्नी को दे दिया। किरण, ये अनाज आज के लिए है, इसे पका लो। किरण को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो विवेक से पूछने लगी, इतना अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। किरण, सेठ जी के यहाँ से हमारे काम के बदले केवल 2 किलो अनाज ही मिलता है। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग सेठ जी के यहाँ पूरी दिन काम करते हैं और उसके बदले वहाँ से आप लोगों केवल 2 किलो अनाज मिलता है। यह तो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन बेटी, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें सेठ के यहाँ से जो अनाज मिल रहा है वो सेठ के कहे अनुसार मिल रहा होगा और हम सेठ के हुक्म के खिलाफ जाकर और अनाज भी तो नहीं मांग सकते। पिताजी, कल से आप लोग ये 2 किलो अनाज मत लेना और सेठ से एक बार कह देना कि सेठ जी, 2 किलो अनाज से हमारा पेट नहीं भरता है। आपकी बहुत कृपा होगी यदि आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दें। और हाँ, ये सब सेठ से कहते वक्त आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर सेठ ऐसा करने से इनकार करते हैं
तो आप लोग वहाँ काम करने से साफ मना कर देना। अगर सेठ को आपकी जरूरत होगी तो वो आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। किरण, अभी तुम सेठ को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसे बातें कर रही हो। अगर सेठ को पता चल गया ना तो वो हमारी जुबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे सेठ तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है और ना ही झूठ बोल रहे हो। सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हो। तो फिर तुम्ही किस बात का डर है? और जो व्यक्ति अपना हक नहीं मांग सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सेठ आप लोगों को कुछ नहीं करेंगी, इसलिए तो मैं कह रही हूँ एक बार राजा से अनाज बढ़ाने के लिए जरूर से कहना। ठीक है बेटी, तुम इतना कह रही हो तो मैं कल राजा से जरूर बात करूंगा। अभी के लिए तुम इस अनाज को बना लो। रात को किरण भी मान जाती है और सबके लिए उन्हीं 2 किलो अनाज से खाना बना लेती है। अगले दिन विवेक और उसके पिता हरि प्रसाद दोनों सेठ से मिलने उसके पास चले गए और सेठ के सामने पहुंचकर हरि प्रसाद ने राजा से कहा, सेठ जी, आज मैं आपसे अनाज को लेकर बात करने आया हूँ। सेठ जी, पूरे दिन महल के बगीचे में काम करने के बदले राजमहल से हमें केवल 2 किलो अनाज मिलता है। सेठ जी, इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है सेठ जी, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। हरि प्रसाद, ये बात तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगी? मैं आज तुम लोगों का अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूं रामू। आज से हरि प्रसाद का अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 6 किलो कर दिया जाए और महल में जितनी भी मजदूर हैं उनके भी अनाज में बढ़ोतरी कर दिया। सेठ का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे खुश हुए और 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चले गए। जब किरण ने विवेक के पास अनाज की बड़ी बोरी देखी तब वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। इस बोरी को देखकर लग रहा है कि राजा ने अनाज की मात्रा बढ़ा दी है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं बेटी, सेठ जी ने कुछ भी नहीं बोला। हमने तो उनसे केवल 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन उन्होंने तो हमें 6 किलो दे दिया। आज से हमें रोजाना हमारी मेहनत की बदली 6 किलो अनाज मिलेगा। हम लोग खामखा सेठ जेजे से डर रहे थे, लेकिन वो तो बहुत दयालु है। उन्होंने हमारे साथ साथ राजमहल में काम करने वाली सभी मजदूरों के राशन में भी बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। हरि प्रसाद ने किरण को बहुत दुआएं दी। किरण बहुत होशियार थी। सेठ द्वारा दिए गए अनाज में से वो हर बार थोड़ा थोड़ा अनाज बचा लिया करती कि इसी तरह कुछ महीनों तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आज आप जब राजमहल जाओगे तब आप महाराज से मिलकर कहना कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं और आप जो हमें अनाज देते हैं उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देते। ठीक है बेटी, मैं कल काम करने के बाद जब मैं महाराज से मिलूंगा तब उनसे ये बात कहूंगा। अगले दिन राजमहल का काम खत्म करने के बाद हरि प्रसाद और विवेक सेठ के सामने पहुंच जाते हैं। सेठ जी, मैंने अपने बेटे विवेक की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य से हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हरि प्रसाद, जो तुमने विवेक की शादी कर दी, मैं आज ही रामू से कहकर तुम्हारा अनाज बढ़ा दूंगा। रामू, आज से हरि प्रसाद का अनाज 6 किलो से बढ़ाकर 10 किलो कर दिया जाए। राजा की ये बात सुनकर हरि प्रसाद और विवेक दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल गए। 10 किलो अनाज देखकर किरण भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है